आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 अगस्त 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। बाब अल मंदब में हूथियों ने ली पाकिस्तानियों की जान, 2 जहाज़ों पर मारी मिसाइलें। क्या अब होगा नए अलायंस का पहला एक्शन? सीरिया के साबिक सदर बशर अल असद को सजाए मौत, भाई और कई वफादारों को भी सुनाई गई सजा। होर्मुज के किनारे तेल से काले पड़े ईरानी जजीरे, टैंकरों की आग के बाद समंदर में फैला तेल, हालात खतरनाक। नुकसान का हर्जाना मांगने वाले ईरान को ट्रंप से मिला जवाब। अब अमेरिका ने भी रख दी बड़ी शर्त, खटाई में पड़ गई बातचीत। और कोलंबिया में कुदरत का कहर, खतरनाक ज़लज़ले ने मचा दी तबाही, सैकड़ों लोग मलबे में फंसे, सैकड़ों की मौत। इनके अलावा देखिए गजा, इसराइल समेत मिडिल ईस्ट की कई बड़ी खबरें इस शो में, जिसमें कई खबरों का गुलदस्ता है। खबरें अच्छी हैं, बुरी हैं, खबरें हैं। शुरुआत करते हैं एक बेहद बड़ी खबर के साथ। यमन के हूथियों ने आज समंदर में 2 कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बना दिया और इस हमले में 3 बेगुनाह सेलर्स मारे गए। मरने वालों में 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन सेलर शामिल हैं। यानी इस हमले की सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये तीनों आम समंदरी मुलाजिम थे जो अपनी जान से गए, और यही सबसे दर्दनाक पहलू इस वक्त चर्चा में है। 11 अगस्त की दोपहर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों ने बाब अल मंदब के करीब एक कमर्शियल जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। तब वो रेड सी से गुजर रहा था। अल अरेबिया और अल हदस की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 3 क्रू मेंबर मारे गए, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशिया से था। इसके अलावा एक और हमला भी किया गया जहाज़ पर ही हूथियों की तरफ से। बताया गया कि मिसाइल यमन के मशरकी ताइस सूबे की तरफ से दागी गई और समंदर में चल रहे कमर्शियल जहाज़ को जा लगी। इसी में 3 लोग मारे गए जो ताइस से मिसाइल चली। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हूथीज लगातार रेड सी और बाब अल मंदब से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को लेकर धमकियां देते रहे हैं। दोस्तों, इस हमले का एक और बड़ा पहलू पाकिस्तान के लिए सामने आता है। याद रखिए, अभी पिछले हफ्ते जुमे के रोज़ हरम शरीफ में मक्का में नमाज अदा करके 3 लीडर्स ने क्या किया था। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ तीनों वहीं मिले थे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का में उस दिन एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला तीनों के लिए हमले के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन इस बार मामला किसी मुल्क की ज़मीन पर हमले का नहीं है, बल्कि समंदर में कमर्शियल जहाज़ पर हमले का है। और मरने वालों में 2 पाकिस्तानी शहरी भी हैं। यानी अब पाकिस्तान के लिए इस सवाल भी अहम हो गया है कि वो अपने 2 शहरियों की मौत के बाद क्या हूथियों के ख़िलाफ़ कोई कड़ा रुख अपनाता है, या फिर उस हदूद में बंधा रहता है कि अगर ज़मीन पर हमला हुआ तो। रेड सी में अगर सऊदी अरब के जहाज़ पर हमला हुआ है और पाकिस्तानी शहरी मारे गए हैं, तो क्या वो डिफेंस पैक्ट बदला लेने की बात नहीं कहता? और मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद इस हमले का जवाब किस तरह दिया जाएगा, इस पर दुनिया की भी नज़र है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, सऊदी क्या करेगा, देखना है, और तुर्की क्या करेगा। और अगर पाकिस्तान ने इस मामले में कोई सख्त कदम उठाया, कोई हमला किया, तो अगला सवाल ये होगा कि उस पर हूथियों का जवाबी हमला या रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि बाब अल मंदब अब सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं रहा, बल्कि ऐसा इलाका बन चुका है जहाँ एक भी मिसाइल का असर कई मुल्कों तक पहुंच सकता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे जले हुए जहाज़ की, ये इसी हमले के बाद की, 11 अगस्त के हमले के बाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं। खबर अभी डेवलप हो रही है, कुछ डिटेल्स और बाद में आएंगी तो आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी। कुछ और ख़बरों का रुख करते हैं। 11 अगस्त 2026 की एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। सीरिया के साबिक प्रेसिडेंट बशार अल असद को दमिश्क की एक अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बशार अल असद इस वक्त रूस में हैं। वो रूस भाग गए थे, यानी उन्हें ये सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क की क्रिमिनल कोर्ट ने बशार अल असद को पहले से तय कत्ल, टॉर्चर और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का मुजरिम करार दिया है। इस सज़ा के बाद बशार कभी सीरिया नहीं लौट पाएंगे। लौटे तो सज़ाए मौत दे दी जाएगी। अदालत में उनके भाई माहिर अल असद को भी पहले से तय कत्ल, टॉर्चर के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्हें भी उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा दी गई। बशार अल असद ने दिसंबर 2024 में हुकूमत गंवाने के बाद सीरिया छोड़ दिया था और वो भागकर रूस चले गए थे, जहां उन्हें पनाह मिली हुई है। अदालत ने उनके कज़न आतिफ नजीब को भी मौत की सज़ा सुनाई है। आतिफ नजीब 2011 में दरा में
सिक्योरिटी चीफ था और उसी दौर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद सीरिया में बगावत का सिलसिला शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 9 साबिक रिजीम अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि बशार और माहिर अल असद के खिलाफ इंटरनेशनल तौर पर भी कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, बशार अल असद पर 2 दहाइयों से ज़्यादा तक जुल्म और सख्ती के तहत हुकूमत करने और फिर करीब 14 साल चली जंग के दौरान बड़े पैमाने पर जुल्म और जुर्म के इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बशार अल असद रूस में है तो क्या सीरिया कभी इस मौत की सज़ा को अमल में ला पाएगा? जुलानी ये सज़ा दे पाएंगे? सज़ा से ज़्यादा एक बड़ा सियासी और अदालती पैगाम दिखाई देती है, क्योंकि जिस शख्स ने 2 दहाइयों से ज़्यादा सीरिया पर हुकूमत की, आज उसी मुल्क की अदालत ने उसे मौत का मुजरिम करार दे दिया है। लेकिन इस रीजन में पहली बार नहीं है। सद्दाम हुसैन दुनिया भर के मुसलमानों के फेवरेट थे, एक आध कुछ जगह को छोड़ दिया जाए, ईरान से उनकी जंग चली थी वो वगैरह, लेकिन सद्दाम हुसैन को भी उनके मुल्क में इससे भी ज़्यादा लंबा हुकूमत करने के बाद फांसी दे दी गई। सद्दाम के साथ भी गद्दारी की गई, पड़ोस से भी की गई, अंदर से भी की गई, और अमेरिका ने जो किया वो सब जानते हैं। तो ये इस रीजन की बदकिस्मती रही है। सद्दाम पर भी कई इल्ज़ाम थे और बशार पर तो कहीं ज़्यादा इल्ज़ाम थे। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग पनाह गुज़ीन बन गए। लेकिन हर किसी के चाहने वालों और हर किसी के ना चाहने वालों की अपनी एक भीड़ होती है। बशार और सद्दाम के मामले में भी है, ये बशार के मामले में ज़रा ज़्यादा है। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तबाही का एक और खौफनाक मंजर सामने आया है। ईरान के जजीरों के किनारे अब तेल से काले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक के बाद एक तेल टैंकरों में धमाके और आग लगने के बाद बड़ी तादाद में तेल समंदर में फैल गया है और अब उसका असर ईरान के जजीरों के साहिल तक पहुंच गया है। सामने आई तस्वीरों और वीडियोस में समंदर के किनारे पानी के ऊपर तेल की मोटी परत और काले निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि हॉर्मुज़ में जारी टकराव ने अब समंदरी माहौल को भी बुरी तरह से मुतासिर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज़ में कई टैंकरों के आग की चपेट में आने और तबाह होने के बाद उनका तेल समंदर में फैल गया, जिसके बाद ईरान के कुछ जजीरों के साहिल भी इसकी जद में आ गए। दोस्तों, हॉर्मुज़ पहले ही दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है, लेकिन अब यहाँ की जंग का असर सिर्फ जहाज़ों और तेल की सप्लाई तक महदूद नहीं रहा। अगर समंदर में फैला ये तेल बड़े पैमाने पर किनारों तक पहुंचता रहा तो इससे ईरान के साहिली इलाकों, समुद्री जानवरों, मछलियों और वहां के माहौल को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर एक्वेटिक लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। यानी हॉर्मुज़ में अब सिर्फ जहाज़ नहीं चल रहे और ना जहाज़ जल रहे हैं, बल्कि जंग का तेल समंदर और उसके किनारों तक भी पहुंच चुका है। ये तेल जंग का ही तेल है। कुओं का तेल होता तो किसी मुल्क तक पहुंच चुका होता। बढ़ते हैं आगे। ये खबर पिछले वीडियो में बतानी रह गई थी, बता देते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात एक बयान जारी करते हुए ईरान की मुआवजे की मांग का जवाब मुआवजा मांग कर ही दिया है। ईरान ने मांग रखी थी कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से जंग के दौरान पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई की जाए। इस पर पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की ये मांग एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और अब अमेरिका भी ईरान से भारी हर्जाना वसूलेगा। हम भी कहेंगे भाई हर्जाना दो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से सड़क किनारे किए गए बम धमाकों और अलग अलग जंगों में मारे गए व सीरियस तौर पर जख्मी हुए लोगों के लिए ईरान को भरपाई करनी होगी। ट्रंप ने कहा कि साल 2000 में हुए यूएसएस कोल हमले में मुतासिर फैमिलीज़ और कॉम्बैट में मारे गए दूसरे हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के लिए भी ईरान हर्जाना दे। ये कौन से हज़ारों फ़ौजी थे? ये किस कॉम्बैट में मारे गए? ईरान की वजह से बताना चाहिए ट्रंप को। ट्रंप ने मांग रखी है कि पिछले 50 सालों में ईरान के अंदर मारे गए प्रोटेस्टर्स की फैमिलीज़ को भी ईरान मुआवजा दे। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अपने नुमाइंदों यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं, उन सबको साफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायतें दे दी हैं कि फ्यूचर की सभी निगोसिएशंस में अमेरिका की इस मुआवजे की मांग को शामिल किया जाए ईरान के सामने। ट्रंप ने सवाल भी उठाया कि इससे पहले हुई मीटिंग्स या निगोसिएशंस में ईरान ने कभी भी इस तरह के हर्जाने का जिक्र क्यों नहीं किया था।
अब क्यों कर रहा है, वजह क्या है, बातचीत करनी है या नहीं। बढ़ते आगे, कुदरत का कहर और उस कहर के बाद की तस्वीरें देख लीजिए। साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में एक ऐसा खौफनाक ज़लज़ला आया जिसने देखते ही देखते कई शहरों को हिला कर रख दिया। इमारतें पत्ते की तरह गिर गईं, ऐतिहासिक तारीखी बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया में कल 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसे इस सदी का मुल्क का सबसे ताकतवर ज़लज़ला बताया जा रहा है। इस ज़लज़ले में वेस्टर्न कोलंबिया के कई शहर बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिनमें काली, पेरेइरा, क्वेब्दो और मानिज़ालेस शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 132 से 150 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। ये गिनती ज़ख्मी और मारे गए लोगों की बढ़ रही है क्योंकि मलबा अभी तक साफ़ हो रहा है। ज़लज़ले का मरकज़ चोको रीजन के सैन होस देल पाल्मार के करीब था, जो बोगोटा से, राजधानी बोगोटा से करीबन 400 किलोमीटर दूर है। ज़लज़ला ज़मीन के करीब 107 किलोमीटर नीचे था और तस्वीरें आप देख लीजिए, ऊपर होता तो क्या होता। इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर कम से कम 21 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर काली में रेस्क्यू टीमें और आम लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश अब भी कर रहे हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक कम से कम 20 इमारतें पूरी तरह गिर गईं, जबकि करीब 380 दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं। दोस्तों, ये मंजर एक बार फिर याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हासिल कर ले, कितनी भी सुपर पावर बन जाए, कुदरत के एक इशारे, सुप्रीम पावर के एक इशारे के सामने उसकी सारी ताकत कितनी छोटी है। एक पल में शहर हिल जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं और इंसान सिर्फ अपने लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश करता रह जाता है। तो फिर किस बात का गुरूर है, किस बात का गुरूर है इंसानों को, और किस बात की वजह से वो दूसरों को हकीर जानता है, जबकि वो कुदरत की नज़र में सबसे ज़्यादा हकीर है। उसका नमूना है ये। कुछ खबरें यहाँ से, हेडलाइंस शो है तो हेडलाइंस यहाँ से। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस ऑफिशियल से प्लान इज़ स्टिल ऑपरेटिव। नेतन्याहू कह रहा है कि गज़ा का प्लान हम नहीं मानेंगे, पहले हमास से हथियार डलाओ। जबकि गज़ा का बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ पीस, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया, जिसमें कई मुल्क के लोग भी हैं, उसने ये कहा है कि वो प्लान अब भी ऑपरेटिव है, भले नेतन्याहू कुछ भी कह रहा हो। यानी ये लोग सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि नेतन्याहू अपने यहाँ होने वाले इलेक्शंस की वजह से वो बस भुनाना चाह रहा है। जैसे कई मुल्कों में फ़ौजियों की शहादतें भुनाई जाती हैं या दूसरे मुल्क पर हमला करना भुनाया जाता है इलेक्शन में। एक हेडलाइन ये भी बड़ी थी जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र भी नहीं गई और लोगों ने इसे तवज्जो भी नहीं दी, क्योंकि ये उनके क्राइटेरिया में फ़िट नहीं बैठती। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाक़ई, इन्होंने ये कहा था, और ये हेडलाइन है कि ईरान करंटली नॉट डिस्कसिंग ट्रांजिट फीस फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान कह रहा है कि फ़िलहाल हम ट्रांजिट फ़ीस पर, चुंगी पर, टोल टैक्स पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रूट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं ओमान के साथ कि आने वाले जहाज़ तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से आएंगे, जाने वाले जो गल्फ़ से बाहर निकलेंगे वो तुम्हारी तरफ से जाएंगे। हम रास्ते डिसाइड कर रहे हैं और चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। हम अभी फ़ीस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फ़ीस वसूलने के, यानी एक तरफ से ईरान कह रहा है कि फ़ीस वसूलना हमारा कोई प्राइमरी टास्क नहीं है। ये एक बड़ी हेडलाइन बन सकती थी, लेकिन इसे बनाया नहीं गया। फॉर्मर मोसाद ऑफिशियल, ये एक बड़ी हेडलाइन है। ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस अलोन वोंट टॉपल द रिजीम। वो ये कह रहे हैं कि ईरान में इस वक्त बहुत बुरी तरीके से जो है मंदी है, और जाहिर है मैं आपको ईरान के अंदर की स्टोरी दिखाऊंगी। बार बार ये मारा, वो मारा, इसने गिराया, उसने फूंक दिया, सच और झूठ जो बहुत दुनिया में चल रहा है, उसके अलावा कोई ये नहीं बता रहा है कि ईरानी क्या फील कर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। एक तो सालों की उनके ऊपर पाबंदियां, और अब ये जंग का माहौल, और जहाज़ अंदर नहीं आ रहे हैं सर। क्या हो रहा है, उनकी भी हालत लेनी चाहिए। सिर्फ ईरानी हुकूमत की बात नहीं करनी चाहिए, ईरानी आवाम की बात करनी चाहिए। और बुरे हालात हैं, वो आगे किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। फॉर्मर मोसाद ऑफिशियल ने क्या कहा है वो भी सुनिए। उन्होंने कहा है कि ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस अलोन वोंट टॉपल द रिजीम, कि ईरान के इकोनॉमिक हालात चाहे जो भी हों, लेकिन इनकी वजह से सिर्फ हम हुकूमत नहीं पलट सकते, निज़ाम नहीं पलट सकते। इट मीन्स कि लोग परेशान हैं ईरान के, लेकिन वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये इतना नहीं है और सारे नहीं हैं, तो ये जो हथियार है वो काम नहीं करेगा।
یعنی فارمر موساد آفیشیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا ایران کے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے۔ 3 Israeli settlement activists illegally crossed Syrian border overnight, found and detained by IDF۔ ابھی پچھلی رات، یہ آج 11 کی خبر ہے، پچھلی رات آج درمیانی رات 3 اسرائیلی سیٹلمنٹ ایکٹیوسٹ سیریا کی سرحدوں میں گھس گئے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے، ابا جی کو بلائیں گے، یہ ساری باتیں کرتے وہ لوگ گھس گئے، لیکن یہ وہاں مار دیے جاتے ہیں۔ ادھر بھی لڑاکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے بیٹھے ہیں IDF سے، لیکن یہ گھستے تو مار دیے جاتے۔ اسی لیے IDF کے جوان انہیں گدی سے پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ سب ویسٹ بینک فلسطینیوں کی زمین پر تو ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہو یار تم ادھر، وہاں مت جاؤ، ابھی ادھر گریٹر اسرائیل بننے میں وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔